हेलो दोस्तों, चलिए आज हम फिर 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए जो इकोनॉमिक्स के कुछ वीवीआई प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं, जो कि सेकेंड लेसन से सभी प्रश्नों को हमने सेट किया है यहाँ पे। तो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सभी तैयारी अच्छा तरीके से होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में पूरा का पूरा 80 प्रश्न पूछे जाता है। इसी में से आपको 40 बनाने होते हैं, तो 40 का 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में लाने के लिए इन प्रश्नों को ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हर साल जितने प्रश्न को हमने इसमें सेट किया है, इसमें से हर साल कभी न कभी किसी न किसी साल में पूछे ज़रूर गए हैं। चलिएगा, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा यह आता है कि प्रति व्यक्ति आय है क्या। तो होता क्या है कि कोई भी देश अगर एक साल में जितने भी धन को अर्जित करता है, कमाता है, इकट्ठा करता है, उसे हम तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से जो भाग लगा देते हैं, उसी भागफल निकल करके आता है, वही हमारा प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो इसमें प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार के शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला प्रश्न है हमारा, कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इससे पहले प्रश्न आया था सबसे कम, अभी आ गया सर्वाधिक। तो बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है हमारा कि कहा जा रहा है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो 2008 से 9 में भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है वह है 25,494 रुपये। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 4 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। देखिएगा, वित्तीय वर्ष भारत में दो तरह के कैलेंडर चलाए जाते हैं। एक कैलेंडर यह है जो ब्रिटिश है, एक कैलेंडर यह है जो इंडियन है। तो इंडियन कैलेंडर के अनुसार जो साल का शुरुआत होता है वह होता है 1 अप्रैल से लेकर के और ख़त्म होता है 31 मार्च तक। चलिएगा, और एक और होता है जो कि ब्रिटिश होता है, जिसमें से स्टार्ट होता है 1 जनवरी से लेकर के आपका 31 दिसंबर तक। अगला का प्रश्न है हमारा, कहा जा रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और देखिएगा, इससे पहले बिहार का पूछा गया था, लेकिन अब आ गया है किसका, भारत का। तो भारत के गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत गोवा का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, यह भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिएगा, आगे का प्रश्न है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, मतलब किस क्षेत्र का होता है। देखिएगा, हमने अर्थव्यवस्था के संरचना और ढांचा को 3 भागों में बांटा है। एक प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र को आपका और कौन सा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार को जो आय प्राप्त होती है वह सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है सेवा क्षेत्र से। किससे प्राप्त होती है, सेवा क्षेत्र से प्राप्त होती है। हालांकि बिहार एक कृषि प्रधान देश है, बिहार में सबसे अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन कृषि से उतना ज़्यादा आय प्राप्त नहीं होता है, और इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र से। आगे का प्रश्न है हमारा कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र, तो हमने पहले ही बताया है कि प्राथमिक क्षेत्र को और कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर कृषि हो जाएगा। आगे का प्रश्न है हमारा 8 नंबर का जो प्रश्न है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सरकार की आय, या सार्वजनिक उपक्रमों की आय, या फिर पारिवारिक आय, या उत्पादन के साधनों की आय। तो जब हम लोग उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तब ना जाके राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर उत्पादन के साधनों की आय। 10 नंबर प्रश्न है, 2005 से लेकर के 6 में निम्नांकित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी। तो 2005 से लेकर के 6 में निम्नांकित में से आपका जो महाराष्ट्र राज्य है, उस महाराष्ट्र राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर, अर्थात महाराष्ट्र।
चलिएगा, आगे का प्रश्न है, कहा जा रहा है कि निम्नांकित में बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसके प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार का वह मैंने पहले भी बताया है कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार का पटना जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आगे का प्रश्न है हमारा 12 नंबर में कि कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए, इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। तो भारत के, बताइए आंसर क्या होगा, गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। 13 नंबर में कह रहा है बबुआ कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। एक बार और इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया जा रहा है। तो बिहार के शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति, कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। आगे प्रश्न है 14 नंबर में, कहा जा रहा है कि उत्पाद एवं आय गणना के दृष्टिकोण से है, क्या है, सहज है कि वैज्ञानिक है कि व्यवहारिक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, उपयुक्त सभी। चलिएगा, 15 नंबर में कहा जा रहा है क्या कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया जा रहा है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को। आगे नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 16 नंबर में पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, तो सबसे कम जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मुख्य पेशा है वह कृषि है और कृषि से उतना ज़्यादा आय प्राप्त नहीं हो पाता है जितना कि लोगों को चाहिए। इसलिए इस आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर बिहार हो जाएगा। आगे का प्रश्न है हमारा, कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणिक संस्था है। तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणिक संस्था कौन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना की गई थी 1954 ईस्वी में। चलिएगा, आगे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। एक नंबर में है आपका सरकार की आय, दूसरे नंबर में है आपका पारिवारिक आय, तीसरे नंबर में है सार्वजनिक उपक्रमों की आय और चौथा नंबर में हमारा उत्पादन के साधनों की आय। इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्पादन के साधनों की आय, डी नंबर। जब उत्पादन के साधन बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्रीय आय भी धीरे धीरे वृद्धि करता चला जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उपभोग के द्वारा, विनिमय के द्वारा या वितरण के द्वारा, उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। तो राष्ट्रीय आय का सृजन कब होगा, बढ़ोतरी कब होगा, जब हम लोग उत्पादन क्रिया करेंगे, उत्पादन समय जितने भी क्रियाकलाप को करेंगे तब जाके हमारा होगा राष्ट्रीय आय का सृजन, अर्थात बढ़ोतरी होगा। आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए, कहा जा रहा है 20 नंबर में राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती है घरेलू उद्योगों की आय, विदेशों से प्राप्त आय, ए और बी दोनों। देखिए, राष्ट्रीय आय चाहे आप खुद से कमाएं या फिर विदेश से कहीं से, मतलब कि कमा करके लाएं, या इंडिया से कमाएं या विदेश से, तो कहीं से भी लेकर के आया जाएगा उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, अर्थात ए और बी दोनों, सकल उद्योगों की आय और विदेशों से आय प्राप्त आय। आगे कहा जा रहा है 21 नंबर में, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो अनुमान लगाए थे वह थे दादा भाई नौरोजी, जो कब लगाए थे, 1868 ईस्वी में लगाए थे। आगे 22 नंबर प्रश्न है, 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या थी। 2012 से 13 में जो एक साल का जो प्रति व्यक्ति आय था लोगों का, उसका औसत एवरेज क्या था, तो वह था 68,757 रुपये। कितना था, 68,757 रुपये। आगे का प्रश्न है 23 नंबर में, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 ईस्वी की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या थी। जब 1868 ईस्वी में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, तो उस समय राष्ट्रीय आय को देश की जब कुल जनसंख्या से भाग दिया गया तो उस समय एक लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो एक लोगों का जो आय था वह मात्र था 20 रुपया। हालांकि 20 रुपये उस समय के ज़माने में कहे तो बहुत ज़्यादा है अभी के मुकाबले में। अभी 20 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 1868 ईस्वी में 20 रुपये का बहुत वैल्यू होता होगा। आगे चला जा रहा है 24 नंबर में, कह रहा है किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। कोई भी एक राज्य है
वहाँ उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं उसका जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, ए बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर होता है, लाइफ शैली जो होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह होता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। आगे आंसर हो जाएगा हमारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। आगे 25 नंबर में हमारा कह रहा है कि क्या राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है? वर्तमान मूल्य पर या स्थिर मूल्य पर, ए बी दोनों पर, चाहे इनमें से कोई नहीं। तो राज्य घरेलू उत्पाद का जो आकलन किया जाता है, जो जांचा जाता है, वह वर्तमान मूल्यों पर भी जांचा जाता है और स्थिर मूल्यों पर भी जांचा जाता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो हमने पहले ही बता चुका है कि बिहार की आय में, भले ही बिहार एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन बिहार में जो आय प्राप्त होता है वो सर्वाधिक प्राप्त होता है किससे? सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। आगे का प्रश्न है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार के शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आगे प्रश्न 28 नंबर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? वृद्धि होता है कि कमी होता है, या फिर ए बी दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तब देखते हैं, अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगा, क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय ही होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के, मतलब कि जोड़ के चाहे गुना करके, जब प्रति व्यक्ति आय है उसको देश की कुल जनसंख्या में गुना कर देंगे तो जो हमारा गुणनफल निकल कर जाएगा वह राष्ट्रीय आय कहलाएगा। या फिर राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो जो भागफल निकल कर आएगा वह हमारा क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। तो कहते जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। आगे तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 29 नंबर में, कहा जा रहा है क्या कि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश डैश की क्रिया पूरी होती है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो विकास की प्रक्रिया पूरी होगी कि हाउस की प्रक्रिया पूरी होगी, या ये भी दोनों की प्रक्रिया पूरी होगी, या इनमें से कोई नहीं? जब राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से विकास में वृद्धि होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 30 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन आय एवं एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। उत्पादन आय एवं डैश डैश एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। तो कमी की व्यय, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निश्चित रूप से जब हम उत्पादन करेंगे उत्पादन से हमको आय प्राप्त होगा, और उस आय को पुनः जब हम व्यय करते हैं तब जाके हम नया उत्पादन को कर सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, व्यय। चलिएगा, जितना प्रश्नों को हमने तो टाइप कर दिया है तो उसका तो हमने क्लास करा दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। मतलब कि आपका क्वेश्चन बैंक सब क्वेश्चन को हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो छूट ना पाए। चलिएगा, तो अभी हम जितने प्रश्नों को बताएंगे वो सब का सब प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, मतलब कि कहाँ से हम बताएंगे, तो क्वेश्चन बैंकों से बताएंगे। तो चलिएगा, फर्स्ट नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? जो कि क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। 2021 में जब एग्जाम हुआ था तो उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है राजकीय आय, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी है प्रति व्यक्ति आय, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे रहन सहन को प्रभावित करेगा हमारा प्रति व्यक्ति आय। तो निम्नलिखित में से जो हमारे रहन सहन को प्रभावित करने वाले कारक हैं वह क्या है? प्रति व्यक्ति आय, जो कि 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इस क्वेश्चन को हमने बता दिया है, लेकिन पुनः यह क्वेश्चन को पूछा गया है 2021 ईस्वी में ही पूछा गया है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। आगे का प्रश्न है हमारा कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? हमने बताया था कि यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को 2021 में पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, आगे का प्रश्न है हमारा, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन को भी हमने बता दिया है कि भारत का वह कौन ऐसा राज्य जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत का गोवा एक ऐसा राज्य जिसकी प्रति व्यक्ति आय
सर्वाधिक है। इस क्वेश्चन को भी 2 बार पूछे गए हैं, एक बार 2015 में और दूसरी बार 2021 ईस्वी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले समय में भी इस क्वेश्चन को दोहराया जा सके, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान दे के याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूटने नहीं पाए। आगे का प्रश्न हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है, हमने इस क्वेश्चन को बोला था कि वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से लेकर के आपका 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी 2 बार पूछे गए हैं, एक बार 2019 में और दूसरी बार पूछा गया 2020 में, लगातार पूछ दिया गया इस क्वेश्चन को। आगे का प्रश्न है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो हमने बताया था कि जो बिहार की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, उसी की सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। तो कौन सा है? पटना जो जिला है उसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इस क्वेश्चन को 3 बार पूछे जा चुके हैं, एक बार पूछा गया है 2014 में, एक बार पूछा गया 2018 में और पुनः 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो तो वह देश क्या कहलाता है? तो अविकसित कहलाता है कि विकसित कहलाता है कि अर्ध विकसित कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित देश कहलाता है। देखिएगा, वैसा देश जो पूर्ण रूप से विकास कर चुके हैं वह विकसित कहलाएगा और वैसा देश जो भी विकास कर रहे हैं वह क्या कहलाएंगे? विकासशील देश कहलाएंगे। और भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। इस क्वेश्चन को भी 3 बार पूछे जा चुके हैं, 2017 में, 2018 में, पुनः 2018 के जो कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें भी पूछे जा चुके हैं। आगे का प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? भारत को कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत के किस राज्य की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो भारत के बिहार राज्य की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। आगे का प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर, कर मतलब टैक्स, के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर में किसे शामिल किया गया है? आय वाले टैक्स को या उत्पाद वाले टैक्स को या फिर बिक्री वाले टैक्स को? तो आय वाला जो टैक्स होता है उसको किस में शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष कर में प्रत्यक्ष टैक्स जो होता है उसमें शामिल किया गया है। आगे है हमारा 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि 2008 से 9 के अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय का जो एवरेज था, औसत जो था वह था 25,494 रुपये। इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है 2014 ईस्वी में। आगे का प्रश्न है हमारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो कि राष्ट्रीय आय का पता लगाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो गठन हुई थी, स्थापना जो हुई थी वह हुआ था 1954 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को 2022 ईस्वी में पूछा चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख का आधार क्या होता है? तो साख का आधार, साख मतलब होता है ऋण। तो आप ऋण किस आधार पर देंगे किसी को? तो विश्वास के आधार पर ही आप किसी को ऋण दे सकते हैं। जब आप पर किसी का विश्वास ज़्यादा होगा तब वह आदमी आपको ऋण दे सकता है। या फिर अगर जिस व्यक्ति पर आपका विश्वास होगा आप उसको ऋण दे सकते हैं। विश्वास नहीं तो ऋण कैसे दिया जा सकता है? इसलिए साख का जो आधार होता है वह विश्वास होता है। आगे का प्रश्न है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? मतलब विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि पद का प्रयोग होता है। मतलब यह है कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछाता है कि वह देश जो विकास कर चुके हैं उनके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। और वैसे देश जो विकास अभी कर रहे हैं उन लोगों के आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर में पूछाते हैं कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? तो क्या लिखिएगा? वैसे मतलब कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर इस प्रकार है, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। आगे का प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो गरीबी के कुचक्र की धारणा रैगनर नॉक्स ने दी थी।
गरीबी के कुचक्र की धारणा रैगनर नॉक्स ने दी थी। देखिएगा इस क्वेश्चन को भी 2022 ईस्वी में पूछा गया है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है, तो वह भी क्वेश्चन 2022 ईस्वी में पूछा गया है। साख का आधार क्या होता है, तो विश्वास होता है। इस क्वेश्चन को भी 2022 में पूछा गया है। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन बैंक को क्वेश्चन को डील किया है, समझाया है, बताया है, उसका आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है इस क्वेश्चन को पुनः आगे भी दोहराया जा सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको 2 बार 3 बार पूछा गया है, तो हो सकता है आगे भी इसको पूछा जा सके। इसीलिए इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो VVI क्वेश्चन का जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर, आपके फ़ोन पर तुरंत चला जाए। तो लेट्स गुड बाय, जय हिंद।